नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है ये 23rd वीडियो होगा वो यानी वेलफेयर ऑफिसर का। तो जो 22वां वीडियो है उसमें इसके स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन हैं, यानी यहाँ तक ये 50 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो अब 51 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ये आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया है मैंने, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स किया है। और बाकी आप लोगों को तो पता ही है, उससे रिलेटेड चीज़ों को मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता ही हूँ। तो फिलहाल 51 क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है 100 तक, यानी 50 क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। अभी से आपको बता दूँ कि जो जल्दी में ज़्यादा की चाहत रखता है वो स्किप कर देगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो कम से कम 40 से 45 मिनट का बनना ही बनना है, इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल एंड यूट्यूबर्स एंड एजुकेटर जो 1 घंटे में 10-12 क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेके देखते हैं। तो मैं वैसी चीज़ों को आप में मिसगाइड नहीं करूँगा आपको मैं। जितना हो सकेगा कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ। आप जितने भी वीडियो से देख लो, फर्जी का बकवास मुझे पसंद नहीं है। जो मुझे नहीं पसंद है वही वही मैं सोचता हूँ कि दूसरे को भी पसंद नहीं होगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा में कौन सा ऐसा डोमेन है जो नहीं आता है। तो फिजिकल वायलेंस आता है, इमोशनल वायलेंस आता है, सेक्सुअल वायलेंस भी आता है, बट सोशल वायलेंस जैसा कोई टर्म नहीं रखा गया है डोमेस्टिक वायलेंस में। अब ये देख लेते हैं कि ये जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस है, पूरा नाम क्या है इस एक्ट का। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो 2005 में ये एक्ट आया था। was enacted by the Parliament of India to provide for more effective protection of rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and other related incidents। यानी फैमिली में या फैमिली के आसपास के लोग, रिश्तेदार अगर किसी महिला के साथ किसी तरीके से वायलेंस में करते हैं, किसी तरीके का वायलेंस, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। इट कैन बी, अब डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है? इट कैन बी टर्म्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस इन केस इट हार्म्स आर इंजरीज आर एंडेंजर्स द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब, लिम्ब मतलब किसी भी बॉडी पार्ट को डैमेज करना, आर वेलबींग वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse। तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। ये आप जो देख रहे हो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेम सेम लाइन है, और इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अलग कलर में हाईलाइट किया हुआ है। तो सेक्सुअल अब्यूज भी रखा जाता है, फिजिकल अब्यूज भी रखा जाता है, और इम्पॉर्टेंट ये दो है, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज एंड इकोनॉमिक अब्यूज। अब इकोनॉमिक अब्यूज आप सोचोगे कैसे होगा? यदि कोई पति अपने पत्नी के बेसिक जो मूलभूत चीज है उसको भी अगर नहीं पूरा करता है, सपोज करो अगर पत्नी अपने मेकअप का सामान बार बार मंगाती है और उसको वो इग्नोर करता है, या मेकअप के सामान के लिए बेसिक पैसे की डिमांड करती है अपने पहनने ओढ़ने के लिए, वो आप इग्नोर करते हो, तो वो इकोनॉमिक अब्यूज में आएगा। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई उसके जो है सेल्फ रेस्पेक्ट को हार्म पहुंचाने की बात करते हो, तो वो वर्बल यूज में आएगा। बाकी फिजिकल में तो मारपीट हो गई, सेक्सुअल में आप पता ही है। एंड द एक्ट रिकॉग्नाइज डोमेस्टिक वायलेंस एज ए ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर डोमेस्टिक वायलेंस करते हो तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंडर आता है। इट रिकॉग्नाइज अ वुमेन्स राइट टू लिव इन अ वायलेंस फ्री होम, यानी ऐसे हिंसा से मुक्त घर में रहने के लिए उनको जो है ये राइट्स दिए गए हैं। टू रियलाइज दिस राइट द एक्ट रिकॉग्नाइज वुमेन्स राइट टू रेजिडेंस एंड हर राइट टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर द लॉ। ऐसा है ना, बहुत सारे एजेंसीज काम करती हैं, शेल्टर है ऐसा, लेकिन ये है कि अब जो महिला जिसके साथ कोई वायलेंस हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकती कि उसको किसी अलग सेंटर पर डाल दो, उसका राइट है उसी घर में रहने का। तो ये सारा प्रोटेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो ब्यूरोक्रेसी है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है देना। टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अंडर दिस एक्ट, तो आपको बताया ही, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। तो ये आप एकदम रट लो, जो मैंने बताया वही चीज़ इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। जिसका इंग्लिश में जिसकी समझ बेहतर है वो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको इंग्लिश में थोड़ी कम समझ में आती है हिंदी में, तो वो इसको स्क्रीनशॉट लेके जो अ, जैसे भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो करके देख लेना। तो जो मैंने बताया है बेसिकली वही चीज़ है इसमें। थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 रिकॉग्नाइजिंग
that a women requires assistance with legal procedure and other forms of support, the person PWDVA जो एक्ट है allows for the appointment of protection officer. तो protection officer कौन होता है? एंड रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स इन प्रोवाइडिंग मेडिकल शेल्टर लीगल काउंसलिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर बेसिकली उस महिला के बिहाफ पे काम करता है, वो उसकी लीगल एडवोकेसी करता है, उसके मेडिकल शेल्टर जो भी जरूरत है वो कहाँ जाएगी, कैसे होगा, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर देखता है। अब यहाँ देख लो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता कौन है। सबसे ज्यादा जो सबके मन में क्वेश्चन है कि क्या होता है वेलफेयर ऑफिसर, क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर। मैंने वेलफेयर ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर का स्टार्टिंग में ही एक वीडियो डाल रखा है, आई थिंक पहला दूसरा या तीसरे में से कोई है, तो वो जाके प्ले लिस्ट में देख लो। बाकी यहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर का देख लो। द प्रोटेक्शन ऑफिसर इज द पर्सन इन चार्ज टू असिस्ट वुमेन टू अवेल of these facilities as well as assist them in obtaining appropriate order under the act. Protection officer can be either a government servant or a social worker working for women and child welfare with a postgraduate degree in humanities or law or social work in humanities में आ जाएगा। One or more protection officers are appointed within the jurisdiction of each judicial magistrate. तो जैसे हिमाचल में भी आप देखोगे तो हंस फाउंडेशन इस पे काम कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर उनके हैं, जो कि एक एनजीओ है। तो थर्ड पार्टी भी जो है गवर्नमेंट उनको कंसिडर करती है, और वो जो एक बोर्ड बनता है ना वुमेन वेलफेयर बोर्ड, तो उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर को जाना होता है। और अगर ऐसे वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड कोई केस होता है तो वो उनके बिहाफ पे उनके केस को जो है गाइड करते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड्स ओनली टेम्पररी एंड इमरजेंसी रिलीफ। इट इज़ अ लॉ इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ वुमेन। तो वुमेन के नीड्स के लिए जो है कह सकते हो उनके लिए एडवोकेसी करते हैं, उनके लिए काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे जो जहाँ पे उनको शेल्टर की ज़रूरत है, शेल्टर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो उस पर काम करता है। इट हैज़ सर्टेन क्रॉसओवर्स फ्रॉम सिविल टू क्रिमिनल लॉ, सो व्हेन द प्रोटेक्शन ऑर्डर और मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स इज वायलेटेड द क्रिमिनल लॉ विल स्टार्ट। तो अगर ये सब लॉज का जो है कोई वायलेशन करता है तो फिर क्रिमिनल लॉ उसके ऊपर लग जाता है। द शेल्टर होम्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड शेल्टर और मेडिकल फैसिलिटी टू द एग्रीव्ड पर्सन। द एक्ट डज नॉट मेक एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉ। ये बाकी डिटेल में जो दिया है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन्ड है, कहाँ पे उसको रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। अब यहाँ रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? The central government and every state government shall take all measures and to ensure that the provisions of this act are given wide publicity through public media including television, radio and print media at regular intervals। तो आप लोग जो देखते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान करो, तो ये सब जो प्रचार होता है थ्रू आईईसी मटेरियल इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये गवर्नमेंट का अपना कह सकते हो कि उनकी जिम्मेदारी है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में आया, जो कि दहेज प्रथा निषेध अधिनियम बोला जाता है। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिडर्सल एक्ट 2013 में आया, जो कि कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ जो वायलेंस होता है, किसी भी तरीके का सेक्सुअल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, किसी भी तरीके की वायलेंस होती है तो उससे ये प्रिवेंट करता है। द इंसिडेंट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोविजन एक्ट 1986, यानी किसी भी महिला को गलत तरीके से, अभद्र तरीके से पब्लिक प्लेस पे प्रेजेंट करना वो भी एक अपराध है, या उसके सेल्फ डिग्निटी को हार्म करने के लिए अजीब तरीके की जो है ड्रेसेस पहना के किसी को चलाना जिससे उसको डिस्कम्फर्ट हो, तो ये वो एक्ट है। एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जिसके बिहाफ पे मैटरनिटी लीव मिलती है, पेड लीव मिलती है, चाइल्ड केयर लीव मिलती है, तो ये जो है उसके लिए ये एक्ट लाया गया था। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया, जिसमें जो चाइल्ड की एज मतलब शादी की एज कर दी गई, वो 18 कर दी गई। अब बहरहाल अब 18 और 21 की बात चल रही है, और दोनों की 21 करने की भी बात चल रही है, तो देखो कब होता है ये। द प्री कंसेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जिसको बोलते हैं PCPNDT, यानी गर्भ में बच्चा आ गया तो पैदा होने से पहले ही उसके लिंग की जांच, तो ये 1994 में आया था, जिसको प्रोहिबिट करता है कि जांच नहीं कर सकते, और उसके अगर जांच करते हो तो अलग अलग जो है धाराओं में आप अगर पकड़े जाते हो तो अलग अलग धाराओं में अलग अलग पनिशमेंट है। तो क्वेश्चन 52,
व्हाट आर रेफर्ड एज दलित, तो दलित किसको बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट को बोला जाता है। और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एक आया गया था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1989 में, तो ये याद रखो, बहुत बार पूछा गया है। तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आया था, जो इन लोगों के अधिकारों को, इन लोगों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। द मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट वाज इन 2015, जो कि 2015 में अमेंडमेंट हुआ, व्हिच एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ एट्रोसिटीज एंड एनहांस पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। पुलिस केस अगेंस्ट बीजेपी एमएलए, अभी रिसेंट का एक केस है, नीतीश राणा, फॉर यूजिंग दलित वर्ड इन टीवी इंटरव्यू इन 2013। तो अभी बहुत ज़्यादा कॉमनली दलित दलित ये लोग यूज़ करते हैं, बट इन्हें नहीं पता है कि दलित एक डेरोगेटरी वर्ड है, अपमानजनक शब्द है, तो अब इसको यूज़ नहीं करना है। द टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, तो ये अंकगणितीय माध्य अरिथमेटिक मीन, इसको एवरेज भी बोलते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ अ सोशल यूनिट, तो केस स्टडी कहते हैं इसको। केस स्टडी मतलब किसी एक घटना का, किसी एक व्यक्ति का डिटेल अध्ययन करना, उसको केस स्टडी बोला जाता है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट केम इनटू फोर्स, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये 1989 में आया है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से ऑफेंसेस कवर्ड होते हैं, स्पेशल कोड क्या है, ये सब बारे में इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इसका इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको हमने बताया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस है, वो जो है एलिमिनेट करना, जो जिस तरीके की भी डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे जिस तरीके की कास्ट से संबंधित। ऑफेंसेस कवर्ड क्या होते हैं इसमें, आप लोगों ने देखा होगा, SC ST एक्ट लग जाते हैं यदि आप किसी भी SC ST के साथ मारपीट करते हो, गाली गलौज करते हो, उसको किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हो, तो वो SC ST एक्ट के तहत आपके ऊपर अगर लगता है मुकदमा, तो उसके लिए लंबा जो है जेल है। द एक्ट आउटलाइंस वेरियस ऑफेंसेस दैट आर कंसिडर्ड एट्रोसिटीज व्हेन कमिटेड अगेंस्ट SC ST। दीज इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस सच एज फोर्स्ड लेबर, अगर बंधुआ मजदूरी कराते हो, डिनायल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, और उसको पब्लिक प्लेस पे जाने से रोकते हो, जैसे होता नहीं था, बीच बीच में न्यूज आती थी, उसको कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया, उसको पब्लिक जो नल था वहां से पानी नहीं भरने दिया गया। फोर्सिबल इविक्शन फ्रॉम लैंड और ड्वेलिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड ह्यूमिलेशन। इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी आप करते हो तो आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। स्पेशल कोर्ट इनके लिए, द एक्ट अमेंडेड establishment of special court for trial of offense under the act of to ensure speedy justice for victim। क्या यह ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें धर्म सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व खो देता है, तो इसमें है सेकुलराइजेशन, पारंपरिकता। हिंदी इसका जो है ना गलत है, सेकुलराइजेशन का हिंदी दूसरा होता है, तो सेंसकलाइजेशन ये सब नहीं होगा। जिसमें जो है ना, जब आप सेकुलर हो जाते हो तो इट मीन्स कि आप किसी भी तरीके का, किसी भी धर्म को ये नहीं कहते कि ये राष्ट्र का धर्म होगा, ठीक है। सहिष्णु, सहिष्णु नहीं, सेकुलराइजेशन का दूसरा हिंदी है, याद नहीं आ रहा मुझे, बट सेकुलराइजेशन का मतलब यही होता है कि आप जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का विभेद नहीं करते हो। सिंबलाइज नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, क्या प्रतीक रखता है, मानव संबंधों का नेटवर्क, तो ये समाज है जो मानव संबंधों का नेटवर्क है। तो सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप किसने कहा, एक कमेंट बॉक्स में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डज नॉट कम अंडर द स्टेप एनालिसिस ऑफ डाटा, तो डेटा एनालिसिस में अवधारणाओं की परिभाषा की जरूरत नहीं होती, बाकी एडिटिंग होता है, कैटेगराइजेशन होता है, टेबुलेशन होता है, ये डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। व्हेन वाज द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट इनेक्टेड, 2007 में आया था, अभी थोड़ी देर पहले ये शायद एक्ट हम लोग डिस्कस किए थे, 2007 में आया था। इसमें क्या है मेजर पॉइंट, मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, मेंटेनेंस अलाउंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ओल्ड एज होम्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर, लीगल एड एंड असिस्टेंस, पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये जो है बेसिकली ओल्ड एज के साथ, वो आपके चाहे पिता माँ बाप भी हों, अगर आप उनको घर से बाहर निकाल देते हो तो उनकी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, और अगर वो किसी भी कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो उनको लीगल असिस्टेंस फ्री मिलेगा, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है, और ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के अंदर ही काम करता है। तो इस तरीके से इतने उनके लिए काम रखे, मतलब हेल्प के लिए इतने लोगों को अलाइन किया गया है। द टर्म व्हाइट कॉलर क्राइम वाज कॉइन्ड बाय, यानी व्हाइट कॉलर क्राइम को, अभी सफेद कॉलर अपराध कहना तो ठीक नहीं है, व्हाइट कॉलर क्राइम को व्हाइट कॉलर क्राइम ही समझो। ये जो है एडविन सदरलैंड ने ये शब्द दिया था, इसका उपयोग किया था। और व्हाइट कॉलर क्राइम में ऐसे क्राइम आते हैं जो मतलब बड़े बड़े अधिकारी लोग करते हैं,
और बिना किसी का मर्डर किए, बिना किसी को फिजिकल हार्म पहुंचाए वो अपराध करते हैं और बहुत अच्छा मतलब बड़े बड़े करप्शन करके पैसा कमाते हैं, तो वो वाइट कलर क्राइम है। अब इसमें ब्लू कलर क्राइम का भी इन्होंने जिक्र किया हुआ है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 1930 में एडविन सदरलैंड ने वाइट कलर क्राइम दिया था, और क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने किया तो ये व्हाइट कलर क्राइम में आएगा, या बाकी और लोग जो बड़े बड़े नेता नगरी करते हैं ये व्हाइट कलर क्राइम में। सदरलैंड considered these crimes with blue color crime which are typically associated with individuals from lower socioeconomic backgrounds and involve more direct often physical offenses। तो वो जो फिजिकल ऑफेंसेस वगैरह होते हैं डायरेक्ट होता है वो ब्लू कलर में होता है। व्हाइट कलर क्राइम्स आर करेक्टेड विद देयर नॉन वायलेंट। व्हाइट कलर में मतलब मार पिटाई नहीं होती है, नॉन वायलेंट होता है। इसके बारे में यही सारी चीज इसमें डिस्कस किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क का बेसिक प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? तो सब्जेक्टिविटी नहीं है, बाकी सेल्फ डिटर्मिनेशन, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड और कॉन्फिडेंशियलिटी ये इसका प्रिंसिपल है। Among the 6 stages of moral development of Kohlberg, which stage has a commitment to justice with an obligation to disobey unjust rules? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज। इसके बाद में स्टेज आप देख सकते हो इसमें दिया हुआ है, लॉरेंस कॉलबर्ग प्रपोज द 6 स्टेज theory of moral development which outlines the progression of moral reasoning and decision making across the lifespan। अब ये 6 स्टेज क्या है? स्टेज जो प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और प्रिंसिपल्ड लेवल, इसको 3 उसमें डिवाइड किया है, फिर इसको टोटल 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। हर में 2 स्टेज हैं। स्टेज 1 में है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन से इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। कन्वेंशनल लेवल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। स्टेप 4 है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, और इसमें है स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। स्टेज 6 में है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ना फ्री होके, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें दी हुई है। Which of the following stages of Erickson's psychosocial development describes identity crisis? तो आइडेंटिटी क्राइसिस यानी एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किससे पहचान संकट का वर्णन करता है? तो फिडेलिटी यानी वफादारी। तो ये एरिक्सन के साइकोसोशल स्टेजेस हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, तो उसके बारे में आप लोगों को रटा होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब इसको देख लो, एरिक्सन की साइकोसोशल स्टेज जो है, और सिर्फ देखना नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एकदम रट लो। इन्फेंसी 0 to 1 ईयर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसमें वर्च्यू क्या होता है? होप होता है। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दैट बेसिक नीड्स सच एज नरिशमेंट एंड अफेक्शन विल बी मेट। जब मम्मी से वो जो है रोता है तो उसको ये होता है कि दूध मिलेगा, और अगर उस टाइम दूध नहीं मिलता है तो मिसट्रस्ट में माँ के प्रति डेवलप हो जाता है। या माँ रोने पे, जरा सा रोने पे थप्पड़ मार देती है या पिता मार देता है, तो मिसट्रस्ट धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड में 1 to 3 ईयर्स ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट, इसमें विल डेवलप होता है एंड डेवलप अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन मेनी टास्क। आप देखते हो कि बच्चे को लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ 1 से 3 साल में, क्योंकि उसको लगता है ये सब चीज़ मेरा है और मैं बहुत पावरफुल हूँ, वो विल डेवलप होता है। प्ले एज 3 to 6 और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और ऐसे स्टेज में देखोगे आप कि कोई बच्चा काम करने जा रहा है और काम नहीं कर पाता है, तो उसको जो है ना इनिशिएट तो करता है बट नहीं कर पाता है तो गिल्ट होती है। आप देखोगे उसमें बड़ा सा बड़ा काम करने के लिए वो कोशिश करता है। Purpose take initiative, some activities may develop guilt when unsuccessful or boundaries overstepped। स्कूल एज 7 to 11 इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इसमें कॉम्पिटेंसीज डेवलप होती हैं, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज व्हेन कॉम्पिटेंट और सेंस ऑफ इंफीरियरिटी व्हेन नॉट। अगर नहीं कर पाता है कोई अचीवमेंट, नहीं हो पाती है उसकी कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग, तो उसमें थोड़ा सा जो है एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। एडोलेसेंस एज में 12 से 18, इसको आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन बोलते हैं। इसमें बच्चा अपना आइडेंटिटी खोजता है, वो ऐसा कुछ काम करने की सोचता है जिससे उसको आइडेंटिटी मिले। फिडेलिटी इसमें डेवलप होता है, नहीं वो लोगों के प्रति या उसके प्रति लोग जो है ईमानदार हों इसकी बात करता है। एक्सपेरिमेंट विद एंड डेवलप आइडेंटिटी एंड रोल्स, यानी वो चाहता है कि मुझे कोई घर में पहचान मिले, मुझे कोई काम मिले। तो आपने देखा होगा कोई कहते हैं मैं अभी बच्चा नहीं रह गया हूँ अपने माँ से, अपने पिता से, तो वो यही वाला कंडीशन आता है 12 से 18 में कि अब मैं बच्चा नहीं रह गया, मुझे बाइक चलाने दो, मुझे कार चलाने दो, मुझे ये काम दो, मैं इस काम को करने के लिए कैपेबल हूँ।
तो ये एडोलेसेंट स्टेज में होता है। अर्ली एडल्टहुड यानी 1929, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें लव, एस्टैब्लिश इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, इसमें लोगों के साथ इंटीमेसी मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना, और अगर घुलने मिलने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके साथ दोस्ती नहीं बन पा रही है, कोई और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आइसोलेट भी कर लेते हैं। इसमें लव भी होता है, हेट भी होता है। तो ये है यहाँ पे इंटीमेसी, और रिलेशनशिप भी डेवलप होती है। मिडिल एज में जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, इसमें केयर होता है, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, टू बी अ पार्ट ऑफ फैमिली, यहाँ पे फैमिली डेवलप होती है और फैमिली का प्रॉपर जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्ले करते हैं। ओल्ड एज 65 ऑनवर्ड, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी विजडम होता है, एक्सेस एंड मेक सेंस ऑफ लाइफ एंड मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 64 as reshaping, re-educating and reforming the individual's behavior, attitudes and feeling of antisocial nature which have culminated into her or his incarcerator or committed to some penal institution for custody or treatment. This is a statement of which describes। तो इसमें यह है कि किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के जो आपराधिक स्वभाव है, उनकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, या उनमें जो है क्राइम के कुछ गुण दिख रहे हैं, तो ऐसे मतलब बच्चे में उस करेक्शन जो हम करते हैं, सुधार जो करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो करेक्शनल सोशल वर्क ही है। और उसमें एक बिहेवियर थेरेपी नाम का टर्म आप लोग बार बार सुनते हो। अल्बर्ट बंडूरा बिहेवियरिज्म बिहेवियरिस्ट हैं, इवान पावलो हैं, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दिए हैं, टेक्निक्स दिए हैं। उन्हीं हेल्प से यानी पनिशमेंट से और री से उनको उनके जो है माल अडेप्टिव बिहेवियर को यानी गलत व्यवहार को सही व्यवहार से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। सही व्यवहार के लिए उनको हम रिगार्ड करते हैं, रिवार्ड देते हैं, और गलत व्यवहार के लिए उन्हें हम पनिश करते हैं। लेकिन पनिश मतलब मार पिटाई वाला पनिश नहीं, उसका दूसरा पनिशमेंट का तरीका होता है। तो अब इसमें बात ये आती है कि कोई व्यवहार है तो सबसे पहले उसको शेप देते हैं, फिर उसको चेनिंग करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, एक्सटिंक्शन भी देते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, प्रॉम्प्टिंग भी करते हैं, फेडिंग भी करते हैं, जनरलाइजेशन भी करते हैं, मेंटेनेंस भी होता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेप हैं, अलग अलग स्टेप के अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट नहीं हो, कोई सोशोलॉजी बैकग्राउंड से है, कोई सोशल वर्क बैकग्राउंड से है, तो इसके लिए यही है कि जितना हमने बताया इसको बेसिक चीज़ समझो, और इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में आराम से पढ़ते रहना टाइम निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द थियरी ऑफ सिगमंड फ्राइड इज नॉट ट्रू? आवर पर्सनालिटी डेवलप्स फ्रॉम द इंटरेक्शन अमंग इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये बिल्कुल सही है। द जॉब ऑफ सुपर ईगो इज टू बैलेंस द प्लेजर और एग्रेसिव सीकिंग ड्राइव्स ऑफ इड विद मोरल कंट्रोल ऑफ ईगो। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सुपर ईगो नहीं बैलेंस करता है, बल्कि ईगो बैलेंस करता है इड और सुपर ईगो में। ठीक है, तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही होगा। और इसमें इन्होंने क्या पूछा था? सत्य नहीं है। हाँ, तो टू सत्य नहीं है। तो आपको मैंने पहले भी बताया, ईड जो है ना वो प्लेजर प्रिंसिपल पे है, यानी हमें चाहिए कुछ तो चाहिए एनी हाउ। अगर सामान रखा है, चॉकलेट रखा है, आपने देखा होगा दुकान से कोई बच्चा आता है, छोटा बच्चा, वो उठा लेता है चॉकलेट, वो नहीं पूछता दुकान वाले से या मम्मी पापा से नहीं कहता कि मुझे दिलाओ। तो वो ईड है, यानी उसको खाना है तो खाना है एनी हाउ। ईगो में क्या होता है कि वो प्रॉपर पूछ के लेगा कि क्या मैं ये चॉकलेट ले सकता हूँ, ये कितने का है, मम्मी मुझे ये चॉकलेट दिला दो, ऐसे करके बात करेगा। और सुपर ईगो में बच्चा बहुत हाईली, मतलब बच्चा क्या, जब एडल्ट हो जाते हो आप तो बहुत ही हाईली आपके अंदर मोरालिटी आ जाती है। यार चॉकलेट अभी यहाँ खाना ठीक होगा कि नहीं खाना ठीक होगा, यहाँ बाकी लोग चॉकलेट नहीं खा रहे हैं, या तो सबके लिए ले, ऐसे करके होता है। तो जो ईगो है वो सुपर ईगो और ईड में बैलेंस करता है। ठीक है, तो ईड प्लेजर प्रिंसिपल पे है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे है, और सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल पे है। हियर आर सम ऑफ फ्राइड्स की थियरीज। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट आप सबको पता है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में जो स्टेजेस हैं वो याद कर लो। स्टेजेस कौन से हैं? ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। ठीक है, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स at any stage can be lead to fixation and psychological issues in adulthood। अगर इन स्टेजेस में जो इनकी ज़रूरतें होती है नहीं पूरी होती हैं, तो उसके वजह से उनमें फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन मतलब प्रॉब्लम, और वो फिक्सेशन लेटर ऑन स्टेज में
प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ना। द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, अब फ्रायड ने कॉन्सेप्टलाइज किया है माइंड को इड, ईगो और सुपर ईगो में। तो ये स्ट्रक्चर है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, ये स्टेजेस हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, जो आप अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम, आपने कोई गलती किया और उसको फिर रेशनलाइज करते हो, उसको प्रोजेक्शन करते हो, यानी अपनी गलती का जो कारण है वो कुछ और बताते हो, रियल रियल कारण के को ना बता के, यानी अपने इमोशंस के साथ डिसऑनेस्टी करते हो, तो उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। सपोज करो कि एक बच्चा 10th क्लास में कम नंबर लेके आया, तो वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने कम पढ़ाई किया इसके लिए कम लेके आया। वो कहता है कि नहीं, अगर मैं शादी में नहीं गया होता, मैं खेलने नहीं गया होता, या मैं मोबाइल पे जो है ज़्यादा बिजी नहीं रहता, तो मेरा नंबर अच्छा आ जाता। वो, या मतलब ये भी कह सकता है कि मैं मोबाइल में ज़्यादा बिजी था, तो ये तो रैशनैलिटी चीज़ है, बट उसने पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया ये नहीं बताता है। तो इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये डिफेंस मैकेनिज्म में इसमें भी ये चीज़ें आती हैं, अपनी उसमें जो है बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो मेन चीज़ ये है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए तरह तरह का डिफेंस यूज करना। ड्रीम एनालिसिस भी सिगमंड फ्राइड का है। फ्राइड बिलीव दैट ड्रीम्स आर एक्सप्रेशंस ऑफ अनकॉन्शियस विशेस एंड डिजायर्स। ही डेवलप्ड अ मेथड ऑफ ड्रीम एनालिसिस टू अनकवर लेटेंट कंटेंट, हिडन मीनिंग्स, अंडरलाइंग मैनिफेस्ट कंटेंट एंड सरफेस लेवल नैरेटिव ऑफ ड्रीम्स। तो इनका ये कहना है कि जो अनकॉन्शियस विशेस होती हैं वो हमारे सपनों में आती है, तो उसको ड्रीम एनालिसिस बोलते हैं। द ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स फ्राइड ने ही दिया हुआ है ड्यूरिंग द फेलिक स्टेज। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दोनों जो है इसी स्टेज में आता है, ओडिपस मतलब फेलिक स्टेज में ही। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, तो फेलिक स्टेज में आता है। बॉय एक्सपीरियंस अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर फ्रॉम देयर मदर, तो बॉयज का मदर के प्रति जो होता है वो ओडिपस होता है, एंड हॉस्टाइलिटी टुवर्ड देयर फादर्स, दिस इज नोन एज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। गर्ल्स एक्सपीरियंस अ सिमिलर फिनोमिना कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो गर्ल का फादर के प्रति इलेक्ट्रा होता है और बॉय का मदर के प्रति ओडिपस होता है। साइको एनालिसिस, फ्राइड डेवलप्ड साइकोएनालिसिस, a method of therapy to explore and resolve unconscious conflicts. This involves free association, dream analysis, and interpretation of resistance and transference within the therapeutic relationship. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी तक क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, और जो आपके साथ सोशल वर्क डोमेन में तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। इवन ये जो सोशल वर्क का नेट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेथड ऑफ सोशल वर्क। तो सोशल एक्शन सेकेंडरी मेथड है, केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ये प्राइमरी मेथड है, सोशल एक्शन सेकेंडरी मेथड है, इवन सोशल वर्क रिसर्च भी सेकेंडरी मेथड है। अब यहाँ पे अलग अलग दिया भी है, प्राइमरी मेथड्स में केस वर्क, ग्रुप वर्क, ऑर्गेनाइजेशन आता है, सेकेंडरी में सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क रिसर्च। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स हो गए। कुछ और चीज़ है, लेवल ऑफ प्रॉब्लम, इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ग्रुप प्रॉब्लम, कम्युनिटी प्रॉब्लम। फियर ऑफ एग्जामिनेशन, ब्रेकअप एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ये किस में, सोशल केस वर्क में आएगा। ग्रुप में, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सेम प्रॉब्लम्स आर मेड, ये सोशल ग्रुप वर्क में आएगा, यानी एक ही तरीके की समस्या कई लोगों की है और उनको बिठा के एक इंटरवेंशन कराता है सोशल वर्कर, तो वो जो है सोशल ग्रुप वर्क में आता है। कम्युनिटी प्रॉब्लम्स में क्या आएगा, राइट्स, कम्युनल एथनिक टेंशंस एंड पॉल्यूशन, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द assumptions ऑफ सोशल वर्क एंड फाइंड आउट विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग इट। सामाजिक कार्य की मान्यताओं को ध्यान में रखें और इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है वह खोजें। तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इनहेरेंट वर्थ एंड डिग्निटी, प्रत्येक मानव अभिन्न मूल्य और मर्यादा रखता है। मैन इज बॉर्न अ मोरल एंड सोशल, मनुष्य नैतिक और सामाजिक जन्म लेता है, यानी एवरी इंडिविजुअल इज नॉट यूनिक। तो यही एक जो है कथन गलत है, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय नहीं है, बिल्कुल अद्वितीय है, सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबकी फीचर्स अलग है, हर चीज बाकी चीजें सही है। चेंज इज मोस्ट डिजायरेबल व्हेन इट कम्स फ्रॉम विद इन। ग्रैस्प रिफ्लेक्स इज यूनिक फीचर ऑफ डेवलपमेंट, जो आप बच्चे में देखते हो उसके जो है आप अपनी फिंगर बच्चे के उसमें पाम में रखते हो, पंजे में रखते हो, तो तुरंत वो दबाता है। तो यही पाम ग्रैस्प ग्रैस्प रिफ्लेक्शन है, यानी उसकी जो पकड़ है मजबूत है। ये दिखाता है कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो न्यूरोलॉजिस्ट भी आपके, जब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके, तो वो आपके जो है पाम में, आपके घुटने में और पैर के पंजे में जो है कुछ किसी
उससे ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन करता है और फिर आपके फेस का एक्सप्रेशन और फेस पे जो ब्लिंकिंग होती है वो चेक करता है। तो वो टोटल ये दिखाता है कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर तो नहीं है, स्पैटिकल सेरेब्रल पाल्सी तो नहीं है, कॉर्टिकल लेशंस तो नहीं है, ये बेसिकली डैमेज मतलब ब्रेन की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शन को चेक करने के लिए है। तो इसमें क्या-क्या चेक होता है? अपीयरेंस, नेचर, ड्यूरेशन, पर्पस, सिग्निफिकेंस। तो ये जो है थोड़ा-सा क्लिनिकल एस्पेक्ट में हो जाता है, जो साइकियाट्रिक सोशल वर्कर के फील्ड में एमफिल करते हैं, उनको ये चीज़ें इसलिए पढ़ना पड़ता है कि जब आप न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे ऑटिज़्म हो गया, यानी ऑटिज़्म मतलब एएसडी यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, सेरेब्रल पैल्सी हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया या मेंटल रिटार्डेशन जिसको अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, ये चेक करने के लिए ये काम आता है। 69 अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द्वितीय लिंग चिन्हों का प्रकट होना, ये प्यूबर्टी में होता है, यानी जब आप अपोजिट सेक्स में इंटरेक्शन स्टार्ट करते हो उसमें ज़्यादा जो है आपको प्लेजर मिलता है अपोजिट सेक्स को देखते ही, अपोजिट सेक्स में इंटरेक्शन करने से, तो ये प्यूबर्टी स्टेज आता है। 70 है कम्युनिटी अवेयरनेस क्रिएशन ऑन द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इन रूरल एरियाज। गांव इलाके में ड्रग्स के हानिकारक प्रभावों पर सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना क्या है? ये प्रिवेंटिव एक्टिविटी है, यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे आप काम करते हो, लोगों को जागरूक करते हो कि अगर आप ड्रग्स लोगे तो ये दिक्कत हो सकती है। एविडेंस बेस्ड सोशल वर्क इन द कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क डिस्कोर्स इज लार्जली कन्वर्स्ड विद रिगार्ड टू डिसीजन रिलेटिंग टू, यानी समकालीन समय सामाजिक कार्य चर्चा में साक्ष्यों पर आधारित सामाजिक कार्य बड़े पैमाने पर निर्णयों के संबंध में बातचीत करता है, तो इसको बोलते हैं इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप। इंटरवेंशन मतलब जब आप किसी प्रॉब्लम में आए हुए व्यक्ति के साथ बातचीत करते हो और उसको कुछ टास्क देते हो और उस टास्क को कंप्लीट कराते हो, तो वही इंटरवेंशन है। अरेंज द स्टेजेस इन सोशल केस वर्क इन करेक्ट ऑर्डर। तो सोशल केस वर्क का करेक्ट ऑर्डर क्या है? 3 1 2 4 6, यानी पहले इनटेक एंड रेपो बिल्ड करते हो, उसके बाद क्लिनिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रॉब्लम यानी क्लिनिकली जो उसकी समस्या का जो है पहचान करते हो, उसके बाद में असेसमेंट करते हो, फिर इंटरवेंशन करते हो जिसको ट्रीटमेंट भी माना जाता है, और फिर मॉनिटर करते हो कि जो ट्रीटमेंट किया या इंटरवेंशन किया उसका क्या इम्पैक्ट आया, और उसके बाद में फिर आप उसकी फॉलोअप पे बुलाते रहते हो और आपको लगता है कि अब ये ठीक हो चुका है तो फिर फाइनली सेशन टर्मिनेट कर देते हो। इसमें प्रोसेस भी दिया, इनटेक, एक्सप्लोरेशन, असेसमेंट, फॉर्मुलेशन, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन एंड टर्मिनेशन। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग मतलब स्टेप यही रहेगा, बट कभी-कभी 2 ही स्टेप 3 स्टेप पूछ लेता है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ एकदम रटा होना चाहिए। 73 है among the following terms which is not directly referred to the components of social casework। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामाजिक मामलों के घटकों को सीधे संदर्भित नहीं किया जाता है? तो इसमें आएगा परसेप्शन, धारणा, किसी के भी प्रति धारणा नहीं बनाना है। क्लाइंट होगा, प्रॉब्लम होगी, प्लेस होगी, बट उसके प्रति धारणा नहीं बनाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, पर्सन प्रॉब्लम प्लेस प्रॉब्लम, पर्सन प्रॉब्लम प्लेस प्रॉब्लम नहीं होगा, पर्सन होगा, उसकी प्रॉब्लम होगी, प्लेस होगा, और एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा रैंडमली, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टेप्स क्या है? रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, कॉन्टैक्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, टर्मिनेशन, इवैल्यूएशन। ये मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, ये गलत आ गया, इसमें इन्होंने गलत लिख रखा है, एक स्टेप छोड़ रखे हैं। Which theory is used in casework to develop a holistic view of individuals within an environment, and it is the best applied to situation where several system inextricably connect and influence one another। यानी किस सिद्धांत का उपयोग केस वर्क में किया जाता है ताकि पर्यावरण के अंदर व्यक्तियों का पूर्णतः दृश्य विकसित किया जा सके, और यह सबसे अच्छा होता है जब कोई प्रणालियां परस्पर अपरिहार्य रूप से जुड़ती हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। तो इसको बोलते हैं जनरल सिस्टम मॉडल। जनरल सिस्टम मॉडल सिस्टम थ्योरी के ही अंडर आता है। सिस्टम थ्योरी मतलब ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडीज लाइक मतलब इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जो है अफेक्ट होती हैं, एक दूसरे का हेल्प करती हैं। तो इस चीज को जैसे पांचों उंगलियां हैं, जब आप कुछ उठाते हो तो इन पांचों उंगलियों का काम करते हो, यूज करते हो, तो सिस्टम थ्योरी ये कहती है। और अगर किसी में प्रॉब्लम होती है तो सब पे वो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एन एडल्ट हु डेमोन्स्ट्रेट अ बिहेवियर ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रादर देन हैंडलिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इन अ मोर एडल्ट वे इज एग्जांपल ऑफ, यानी एक वयस्क जो परिपक्व प्रेरणाओं को अधिक वयस्क तरीके से संभालने के बजाय विकास के पहले चरण का व्यवहार दिखाता है, वो किस चीज का उदाहरण है? तो यह रिग्रेशन है, यानी प्रतिकूल, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रेशनलाइजेशन, रिग्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन।
डिफेंस मैकेनिज्म हमने आपको बताया था कि ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज है जो अनकॉन्शियसली आपको आपकी एंजाइटी को कम करता है। बट लॉन्ग लास्टिंग आप डिफेंस करते रहते हो तो एक टाइम पे आप खुद से ही जो है प्रॉब्लम में आ जाते हो, और ऐसे कंडीशन में फिर एक साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चल रही है उसको कॉन्शियस में लाता है। रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। इसका डिस्क्रिप्शन इधर दिया है, एग्जाम्पल ये दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आराम से इसको पढ़ना। जो मैंने बेसिक नॉर्मल शब्दों में समझा ही दिया है। 76 which model of casework emphasize on the idea that humans have the freedom to make sense of their lives। तो ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल मॉडल, मानववादी अस्तित्ववादी मॉडल। बाकी साइको सोशल मॉडल किसका है, साइकोडायनेमिक मॉडल किसका है, बिहेवियरल मॉडल किसका है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। द सोशल वर्कर्स ऑब्लिगेशन नॉट टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन टू एनीवन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, इसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं, जो कि हमारा एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल और क्या है, नॉन जजमेंटल, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिविजुअलिटी, नॉन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी। Which among the following is the best strategy to deal with the counter transference? काउंटर ट्रांसफरेंस में हम रेफरल करते हैं नहीं, अगर हमारे साथ मतलब हमारा जो है किसी क्लाइंट के साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता है, इमोशनल कनेक्शन होने लग जाता है, तो हम किसी को थेरेपिस्ट को या किसी और थेरेपिस्ट को केस रेफर कर देते हैं। among the following statement which one is not considered as a principle of social group work by ट्रेकर, तो सोशल ग्रुप वर्क का जो ट्रेकर के हिसाब से जो प्रिंसिपल नहीं कंसिडर किया है वो है फोकसिंग ऑन चेंज एंड पॉसिबिलिटीज। बाकी डेमोक्रेटिक सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस, ये है। बाकी प्रिंसिपल 10 इन्होंने दिए हैं। प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन, सब्जेक्टिव ग्रुप ऑब्जेक्टिव, पर्पसफुल वर्कर ग्रुप रिलेशनशिप, कॉन्टिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन, गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन, डेमोक्रेटिक ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंडिविजुएशन। 80 है, among the following authors is community organization who has written community welfare organization, तो कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आर्थर डनहम का है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक धारणा है? बॉटम अप अप्रोच इज अ कनेक्शन रिलेटेड टू, बॉटम अप कौन सी अवधारणा है? माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग हम किस में करते हैं? जो किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को हम जब देखते हैं तो माइक्रो में क्या आएगा? इंडिविजुअल आएगा, इंटरपर्सनल एंड फैमिली भी आएगा। मेजो में क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज, नेबरहुड। और मैक्रो में सोशल नॉर्म्स, पॉलिसीज एंड लॉज, बड़े स्तर पे। द स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर एंड इट्स इंटरेक्शन विद द मेंबर्स इज नोन एज, यानी समूह के व्यवहार और उसके सदस्यों के साथ उसके इंटरेक्शन का अध्ययन किससे किया जाता है? इसको ग्रुप डायनामिक्स बोलते हैं। अगर पूछा होता कि किस जो है अध्ययन का कौन सा जैसे सब्जेक्ट है, तो वो सोशल साइकोलॉजी। Which method of social work is most effective that helps person to enhance their social functioning through purposeful collective experiences and to cope more effectively with their personal group or community problems? सामाजिक कार्य का कौन सा विधि सबसे प्रभावी है जो व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत समूह या समुदाय समस्याओं को अधिक प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए उद्देशित सामूहिक अनुभवों के माध्यम से उनकी सामाजिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है? तो ये सोशल ग्रुप वर्क है। सोशल ग्रुप वर्क में सेम प्रॉब्लम के साथ आए हुए लोगों को एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है उससे सीखने को बल मिलता है। Which model of social group work focuses on the individual dysfunction and utilize the group as a context and means of altering deviant behavior? जो कौन सा सामाजिक समूह कार्य का मॉडल व्यक्तिगत दुर्बलता पर ध्यान केंद्रित करता है और अपराधी व्यवहार को बदलने के लिए समूह को संदर्भ और साधन के रूप में उपयोग करता है? यह है रेमेडियल मॉडल, यानी उपचारात्मक मॉडल। सोशल मॉडल, रेमेडियल मॉडल और रेसिप्रोकल मॉडल, तीन मॉडल है सोशल ग्रुप वर्क के। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क? तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क क्या है? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो इसमें देख लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेप्टेंस, इंडिविजुअलाइजेशन, नॉन जजमेंटल क्लाइंट वर्कर रिलेशनशिप, कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन, रिस्पेक्ट ह्यूमन डाइवर्सिटी, सीक पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो ये तो होना चाहिए। इसी के बिहाफ पे ये जो जितने दिए हैं, प्लांट ग्रुप फॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन, प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस, नॉन गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये ग्रुप के प्रिंसिपल्स हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल प्रोसेस, हु डेवलप दिस थेरेपेटिक प्रोसेस? तो ये सबको पता है, एरिक बर्न का है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। और आपके आपके समाज के साथ या आपके आपस के रिश्तों में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, इन सब का एनालिसिस ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर किया जाता है।
87 है participants from opinions about the character and integrity of other participant and feel compelled to voice these opinions if they find someone shrinking litty or attempting to dominate, and sometimes participants question the action or decision of the leader as the expedition grows harder. The above statement describe which of the following stage of group development. तो ग्रुप डेवलपमेंट में कौन सा स्टेज होता है? ये होता है स्टॉर्मिंग, जब आपस में लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, ये किसका है? ये है टकमैन का स्टेज। तो टकमैन के स्टेजेस में ये अलग है। फॉर्मिंग में टीम मीट्स होता है, और स्टॉर्मिंग में टीम डील्स विद कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्मिंग में टीम एक्सेप्ट गोल्स रूल्स, और परफॉर्मिंग में टीम फोकसेस ऑन अचीविंग गोल्स, पर्सनल ग्रोथ और टीम मेंबर्स। तो ये टीम लीडर का रोल क्या है, ये यहाँ पे देख सकते हो। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब डिटेल में देखते रहना। अनस्पोकन एंड अनरिटन सेट ऑफ इनफॉर्मल एग्रीमेंट दैट गवर्न द इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन द ग्रुप इज कॉल्ड। तो गुट में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले अनकहे और अलिखित अनौपचारिक समझौतों का एक सेट है, जिसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाएगा। तो इसको ग्रुप नॉर्म्स बोलते हैं, समूह के नियम। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं है? तो नॉन इंडिविजुअलाइजेशन, फ्रीडम विद इन लिमिट्स, एक्सेप्टेंस, कम्युनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये प्रिंसिपल्स हैं, बट नॉन इंडिविजुअलाइजेशन प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डेमोक्रेसी एंड सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी रूट टू कम्युनिटी प्रॉब्लम प्रोग्राम्स, citizen understanding, support and participation in professional services, cooperation, social welfare programs, adequacy, distribution and organization of social welfare services, prevention, इतने हैं। हाई ग्रुप मोरल एक्सपीरियंस इन अ ग्रुप ऑफ एल्कोहलिक एनोनिमस। तो एल्कोहलिक एनोनिमस एक 12 स्टेप प्रोग्राम है, जो कि एल्कोहल ले रहे व्यक्तियों का एक समूह बनाता है, उनके साथ फिर वो ग्रुप वर्क करता है, और उसमें ग्रुप वर्क में वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करवाता है कि आपने कैसे दारू पीना स्टार्ट किया, सबसे पहले किसने स्टार्ट कराया, आपको पहली बार पिया तो कैसे लगा, और जब पिया तो उसके बाद में घर वालों को पता चला तो घर वालों का रिएक्शन क्या था, फिर धीरे धीरे आप कैसे इस पे डिपेंडेंट होते गए, फिर कैसे आप नालियों में पड़े रहे, तो फिर आपके साथ घर वालों ने कैसा व्यवहार किया, या एक टाइम पे आप घर से बाहर निकाल दिए गए तो फिर कैसे आप यहाँ से उभरे। वो पूरी अपनी जो है जीवन की गाथा बताते हैं, जिससे एक दूसरे को जो है बल मिलता है कि कैसे वो छोड़ पाए। एल्कोहलिक एनोनिमस इज एन इंटरनेशनल म्यूचुअल एड फेलोशिप सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये, फाउंडेड इन 1935 बाय बिल विल्सन एंड डॉक्टर बॉब। तो बॉब एंड विल्सन एंड बॉब, या बॉब एंड बिल करके आता है ज्यादातर। तो ये याद रखना कि किसने बनाया है इसको। इसका प्राइमरी फोकस जो होता है ना, अल्कोहल को छुड़ाने के लिए होता है। विच मेथड ऑफ सोशल वर्क इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सोशल पॉलिसी इनटू सोशल वेलफेयर। कौन सा सामाजिक कार्य का विधि सामाजिक नीति को सामाजिक कल्याण में परिणत करने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 में बनाया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है। स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड भी इसी तरीके से 1954 में स्टैब्लिश किया गया हर स्टेट्स में। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एक लीगल स्टेटस 1969 में गेन करता है अंडर सेक्शन 25 इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ये फाउंडर चेयरपर्सन भी रही हैं, और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-56 में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पे लेके इसको इनैक्ट कराया। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एग्जीक्यूट्स वेरियस स्कीम टू सपोर्ट नीडी, destitute and disadvantaged women, children, collaborating with volunteer agencies, providing financial support based on state social welfare board recommendations। तो इसमें अभी मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। फैमिली काउंसलिंग, महिला मंडल, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सारे जो है ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के अंदर। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, डिटेल में पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट इज अंडर द एज ऑफ। तो 18 साल के नीचे को पॉक्सो के अंडर रखा जाता है, और ये जेंडर न्यूट्रल अधिनियम है, जिसमें किसी भी जेंडर का हो अगर उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है 18 साल से कम का है तो पॉक्सो के अंडर आएगा। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी इज, तो ये जिसको कारा बोलते हैं, सेंट्रल लेवल पे काम करती है। सारा यानी स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, ये स्टेट लेवल पे काम करती है। तो ये एक स्टेटरी बॉडी यानी विधिक निकाय है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24 के अंडर प्रोहिबिशन प्रोहिबिटेड यानी निषेधित है। विच ईयर अमेंडमेंट एडेड द ग्रुप एडोलेसेंट इन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। 2016 वर्ष
संशोधन बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016। तो 14 साल से कम के बच्चे को, यानी 14 साल तक के बच्चे को आप बिल्कुल नहीं किसी भी जगह पे नहीं लगा सकते, और 14 से ऊपर और 18 से कम के बच्चे को नॉन हजार्डियस प्लेस पे आप रख सकते हो as per Labor Act. Which body in India decides if a child involved in a crime should be trailed as an adult or not? तो ये किशोर न्याय बोर्ड ये डिसाइड करता है। भारत में कौन सा निकाय निर्धारित करता है कि क्या अपराध में शामिल बच्चे को वयस्क के रूप में तिरस्कृत किया जाना चाहिए, नहीं तो ये सेंट्रल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है। Among the following statement, which statement is true? क्या true है? The provisions of Probation of Offenders Act are not only conferred to juveniles but also for adults। यानी अपराधियों के पर्यवेक्षण अधिनियम की प्रावधानिकता केवल किशोरों के लिए ही सीमित नहीं बल्कि वयस्कों के लिए भी है। The provisions of Probation of Offenders Act are only confined to offences under Indian Penal Code only। तो केवल एक सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर डिसेबिलिटी एक्ट? तो ये सभी हैं। एसिड अटैक, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, यानी कम सुनाई देना और कम दिखाई देना या कंप्लीटली ब्लाइंडनेस, और एसिड अटैक विक्टिम को भी 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में रखा गया है 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अमेंडमेंट के बाद। विच बॉडी इनिशिएटेड द पॉक्सो ई बॉक्स एंड ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इजी एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन? तो पॉक्सो ईबॉक्स एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली को कौन संचालित किया? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी सीपीसीआर, जिसके चेयरमैन अभी हैं प्रियंक कानूनगो। ठीक है, तो ये ओवरऑल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और क्या कमियां हैं जो आपको लग रही है या कोई टॉपिक आपको स्पेशल लग रहा है जो कवर होना चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या कमेंट में भी बता सकते हैं, तो उस पर लेटर ऑन हम जो है वीडियो बना देंगे। और दूसरा ये, इसमें नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप लोग देख तो रहे हो बट अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। आप ना तो लाइक करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे हमें पता तो चले कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। और अपने दोस्तों के साथ जो सोशल वर्क डोमेन में किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हाईली इम्पॉर्टेंट है। और ये जो बाकी और 22 वीडियो हैं पिछला, उसको भी आप देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।